हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री क्लास में बारे में हिस्ट्री के बारे में बात करो। हर सुख दुख मैं तुम्हारा अभी नहीं इसमें डील कर सकता, इतनी क्लासेस दिन भर तो मैं पढ़ाता रहता हूँ। कहीं देखो यूपीएससी में इतना कोई ऐसा टीचर जो इतने विविध सब्जेक्ट पढ़ाता है? मेरा स्टाफ कहता है कि सर हमने इतनी इतनी जगह काम किया, लेकिन कभी एक टीचर को इतनी अथॉरिटी के साथ इतने सब्जेक्ट में घुसते हुए नहीं देखा। तो हम लोग बात जो कर रहे थे कि हिस्ट्री को हम पढ़ क्यों रहे हैं, और ये खासतौर पे जो ये 6 क्लास और बेसिक एनसीईआरटीज हैं, वो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं हमारे हिंदुस्तान के बारे में, हमारे भारत के बारे में। तो कल जो मैंने आपसे बात किया था, वहां पर मैंने आपसे बात किया था कि कैसे जो हमारा जो ऊपर का कल्चर है वो कैसे गांव देहात तक जाता है। अगर हम वो प्रोग्रेस, व्यापार, समाज में स्किल का डेवलपमेंट होना, शिक्षा का डेवलपमेंट होना, व्यापार की प्रवृत्ति का बढ़ना, यानी कि जो है जो ट्रेड टेंडेंसीज हैं वो अगर इन्हांस हो रही है, तो इसका मतलब सोसाइटी जो है वो एक प्रॉपर हायरार्कियल के साथ चल रही है, और उसका मतलब है शासन व्यवस्था बहुत अच्छी है। कल मैंने एग्जांपल लिया था कि आप तालिबान में सोच भी नहीं सकते कि वहां पर आप गेम्स को बढ़ावा दें, संगीत को बढ़ावा दें, डिस्को थे के खोल दीजिए, 4 गोली अंदर देंगे आप ऊपर। तो अब उस कंडीशन में क्या होगा? इसका मतलब है कि जो शासन तंत्र है वो भी बहुत प्रोग्रेसिव है। अगर वो नए नए वास्तु बनवा रहा है, मंदिर बनवा रहा है, भवन बनवा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो रुचियां ले रहा है। संगीत, कला, ये सब क्या होता है? जो विविधता होती है, संगीत कला कब बात होती है? ये शांति काल में होती है। तुमने कहीं सुना उधर तोप के गोले फूट रहे थे, तुम जो है राप लागो जो है वो चलो भैया आ करते हम घूमे ना, वहां तो एक ही आ होता है, वो सीधे जब दिल पे गोली लगे। तो वहां पर क्या होता है कि जब आपके यहाँ शांतिपूर्ण वातावरण, और शांति भी 2 तरह की होती है, एक बाहरी और एक आंतरिक। देश की जनता भूख से मर रही है, अंदर से अशांति फैली हुई है, विद्रोह चल रहा है, तो आप थोड़े ना संगीत और राग दरबार की बात करोगे। तो वहां पर क्या होता है कि जब राष्ट्र में बाहरी सुरक्षा, हमारे पास बाहर से सुरक्षा होती है, अंदर लोग शांत होते हैं, प्रोग्रेसिव होते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, जब लोगों को दोनों वक्त का खाना मिल रहा हो, सुरक्षा मिल रही है, तो फिर राष्ट्र जो होता है वो संगीत, आर्किटेक्चर, अपने टाउनशिप को प्रोग्रेस करना, इकोनॉमिक एक्टिविटी को प्रोग्रेस करना, नए नए तरह के अनुसंधान करना, स्किल पर फोकस करना, इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देता है। तो जब भी किसी राष्ट्र में आप जब भी आप पढ़ें, विश्व में भी, विश्व इतिहास में भी पढ़ें, तो जो कोई नेशन जो होता है जब वो आगे बढ़ता है, तो वहां पर जब उस राष्ट्र में जब स्किल डेवलपमेंट हो रहा हो, क्षमता हो रही हो, शांति काल है, तो वहां पर अगर आप देखते कहीं पर संगीत, कहीं पर कला, वास्तु, आर्किटेक्चर, ये सब अगर इनहैंस हो रहा है, प्रॉस्परस हो रहा है, तो इसका मतलब जो पूरा राष्ट्र का जो एक पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, यानी सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक सेटअप है, वो बहुत ही ज्यादा जो है वो पोलाइट है, बहुत ज्यादा इनहैंस कर रहा है, वो प्रोग्रेसिव है। तभी जो है आप इन चीजों को, क्यों आपको आर्ट एंड कल्चर पढ़ाया जाता है? आप सोच के कभी, आप आज तक आपने कभी प्रश्न पूछा कि सर हिस्ट्री में हमें आर्ट एंड कल्चर क्यों पढ़ाया जाता है? वाई? मतलब क्या हमें सिर्फ भवनों के नाम याद रखने के, ताजमहल कहाँ है, लाल किला कहाँ है, फलाना अशोक स्तंभ कहाँ है, केवल इसीलिए लोग पढ़ते भी हैं? तो ये बताता है कि भारत में जो शिक्षा का स्तर है वो बहुत ही ज्यादा पतित हो चुका है, बहुत ज्यादा गिर चुका है शिक्षा, मतलब जो, और उधर वो रीट के एग्जाम में चप्पल हो रही, तो छोटा छोटा है, आईआईटी के एग्जाम में नकल हो रही, नोएडा में भी पकड़े गए, हर एग्जाम में नकल बहुत कॉमन बात हो गई है। पता नहीं यूपीएससी वाले कैसे बचे हुए हैं, वो भी लास्ट में देखा 2 साल पहले एक आईपीएस पकड़ा गया था नकल कराने के चक्कर में, राइट। तो बहुत कुछ हमारा बर्बाद हो रहा है, शिक्षा बर्बाद हो रही है। तो जब आर्ट एंड कल्चर आपको पढ़ाया जाता है, जो नितिन सिंघानिया से लेकर पढ़े, तो सवाल है, कभी पूछा करो कि क्यों पढ़ाया जा रहा है मुझे आर्ट एंड कल्चर को पढ़ाने का, मेरा पर्पस क्या है? तो जब वो पर्पस तुम्हें पता चलेगा, तुम्हें लगेगा कि आर्ट एंड कल्चर बेसिकली एक धागा है जो इन सभी मालाओं को पिरो रहा है। आर्ट एंड कल्चर तब प्रॉस्परस हो, तुम अंदाजा लगाओ, अभी मान लो तुम एक ऐसे देश में हो, एक ऐसी जगह पे, तालिबान में मान लो तुम्हें भेज दे रहे हैं, अफगानिस्तान में, तो तुम भवन बनाओगे, तुम आर्ट एंड कल्चर तुम्हारे, ये लग रहा है जिंदा कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तुम नए नए संगीत के नए नए राग डेवलप कर रहे हो, राग दरबारी, राम भीमसेन, पलासी, ये सब जो, कहां ये सब साधना हो पाएगी? तुम तबला, वाद्य, ये सब कहां तुम बात करोगे? जान के लाले पड़े हुए प्रभु तुम्हारे। सत्ता जो है उदार नहीं है, सत्ता बहुत ही जो है अपने धर्म, अपने पंथ को लेकर बहुत रिजिड है। तुम्हारी ऐसी तैसी, कहां तुम नए नए वास्तुओं के बारे में बात करोगे, कहां नए नए मंदिरों का निर्माण करोगे, नए नए जो है वो इमारतों का निर्माण करोगे? नहीं हो पाएगा। ये हमेशा शांति काल में होता है। और देखो, तुम्हें एग्जाम्पल देता हूं, तुम जिस भी मुगल सम्राट को देखोगे जो शांति के साथ रहा, जो उसने भारत को एकीकरण के काम किया, वही सबसे ज्यादा आर्किटेक्चर कर पाया। तुम उदाहरण देख लो, बहुत से मुगल शासक आए और चले गए, लेकिन तुम आर्किटेक्चर नहीं देखोगे उनका। तुम केवल कुछ ही लोगों का, शाहजहां का नाम सुनोगे, मोहब्बत की वजह से जाना जाता है, ताजमहल को मोहब्बत का प्रतीक कहा जाता है। मोहब्बत कौन सा इंसान करता है जो नफरत ना करता हो यार? ठीक है, भले चाहे तुम्हें बात अजीब लगे, लेकिन वो भले चाहे प्रेम, प्यार या किसी के उसमें याद में उसने जो किया वो वहां बनवाया, किसी भी रूप में अगर हम बात करें। अकबर की बात करें तो शासन में उसकी उदारता सभी मुगल शासकों में सबसे बड़ी मानी गई है, और वहां पर जो है उसको क्या कहा गया, उसको जो है उसकी वजह से उसने आर्किटेक्चर पर बहुत फोकस किया। तो कला, मियां तानसेन जैसे हम लोग कहते हैं कि जो क्या नाम है, उनके दरबार में नए नए रागों को, राग दीपक उनका बड़ा प्रसिद्ध राग था,
और इसी तरह से बहुत से ऐसे लोग हुए जो है उन्होंने, जिनके नवरत्न कहा जाता था उनके दरबार में जो लोग थे। तो बेसिकली जब कोई शासन व्यवस्था किसी भी राष्ट्र में, अगर मैं बात करूं, तुम किसी को भी देखना चाहोगे, तो अगर वहां पर आपको उस दौरान अगर कला, संस्कृति, आर्किटेक्चर, म्यूजिक और ये सब चीजें अगर इनहेंस होती हुई दिख रही हैं, तो आप ये समझ लीजिएगा कि वो राष्ट्र उदय कर रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, और मैं इतिहास के अलग अलग कालखंडों में, हिस्ट्री के डिफरेंट डोमेन में आपको ये जाके समझा सकता हूं, डिफरेंट डोमेन में समझा सकता हूं। आप जहां पे भी एग्जाम्पल कहें, वेस्टर्न, ईस्टर्न, कहीं पर भी मैं एग्जाम्पल करें, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो जब भी आर्ट एंड कल्चर इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि ये प्रतिबिंब होता है कि उस समय का शासन, उस समय का समाज, उस समय की इकोनॉमी, लोगों के मान्यताएं किस रूप में चल रही हैं। और अगर आपको कला और संस्कृति में विविधता देखने को मिलती है, जैसा भारत में अक्सर देखने को मिला है, तो इसका मतलब है कि भारत में उदारता यानी टॉलरेंस, एक्सेप्टेंस बहुत गहरी है। क्योंकि अगर आप एक ही मत के हो तो चारों तरफ जो है एक ही तरह की आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेगा, एक ही तरह का संगीत देखने को मिलेगा, उसमें राग नहीं आएगा। मैं नुसरत फतेह अली खान साहब को सुनता रहता हूं, बहुत मुझे पसंद है, पाकिस्तानी गायक है, और मुझे, लेकिन उनका मैंने देखा एक कंसर्ट हो रहा था, उन्होंने कहा कि मैं जो है वो राग भीमसेन गाने जा रहा हूं, राग दीपक, उस तरह उन्होंने राग भीमसेन गाना शुरू किया। अब ये जो है, जब उन्होंने वर्ड राग यूज किया, राग इज अ इंडियन वर्ड, वो पाकिस्तानी गायक हैं, और वो जो है उस समय जब रहे हैं, बहुत ही अलहदा किस्म का वो गाते हैं, बहुत ही बेहतरीन किस्म का। तो वो कहते हैं कि भैया मैं ये ताल, ये मैं राग जो है, ये बेसिकली हिंदुस्तान की धरती पर जन्मा है। आज पॉलिटिकल बाउंड्रीज अलग हैं, लेकिन हमारी जो कल्चरल सेटअप है वो लगभग समान है। तो अब इस कंडीशन में मैं आपसे कह रहा हूं कि जैसे मान लो, मैं एक शब्द आएगा जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, रेनासा, पुनर्जागरण, आप लोग बहुत याद करते हैं उसके बारे में। यूरोप में रेनासा हुआ और यूरोपियन ने हमारे ऊपर वो शब्द थोप दिया आगे चल के। तो जब रेनासा हुआ तो रेनासा में सबसे पहला नाम किसका आता है? रेनासा जब आप वर्ड पढ़ेंगे तो लियोनार्डो दा विंची का नाम आता है। तो वो कौन थे? अगर तुम देखोगे तो उनके जो है वो आपने देखा नए नए तरह के वास्तु निकलकर सामने आया। माइकल एंजेलो का नाम आएगा आपका। तो इन्होंने वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, इन्होंने संगीत, इन सब में इन्होंने, बीथोवन का नाम आएगा, बहुत बड़े बड़े अपने नाम जो है तय किए। तो वो एक ऐसा काल था जहां क्रिश्चियनिटी के ऑर्थोडॉक्सनेस यानी कि उसके अंधकार युग से निकलकर गीत, संगीत, नई नई कविताएं, होमर अपनी बात कहते हैं या बहुत से लोग अपनी बात कहते हैं, नए नए काव्य आते हैं, नए नए संगीत आते हैं, नए नए खंड तैयार होते हैं, नई मूर्ति कलाएं होती हैं। तो क्या होता है, वो लोगों में उत्साह बढ़ता है, लोगों को खुलापन मिलता है, और कलात्मकता जो होती है यानी इमेजिनेशन जो होता है वो हमेशा खुलेपन में आता है। कनपटी बंदूक रखी हो, डर के मारे हालत खराब है, पेट में जो झुरझुरी मची हो, और तुमसे कोई कहे कि तुम्हारे अंदर कल्पनाशीलता आ जाए, तुम सोच के देखो, कभी नहीं हो सकता। ये तब होता है जब आप एकांत में, निज ध्यान में होते हैं, मेडिटेशन में होते हैं और अपनी कल्पनाओं में डूबे होते हैं। माइकल एंजेलो के बारे में कहा जाता है कि वो व्यक्ति ऐसी मूर्तियां बनाता था कि जो मानव शरीर की जो है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम इसको जो है त्रुटिहीन चीज को करता था, मतलब उसमें गलती नहीं निकाल सकते, मांसपेशियों के आकारों में भी। लियोनार्डो विंची के बारे में मोनालिसा कहा जाता है कि आज भी ऑप्टिक्स की सबसे बड़ी एग्जांपल, उन्होंने ऑप्टिक्स, फिजिक्स का अध्ययन किया, और वो मूर्ति किसी भी उस पेंटिंग को देख लो, वो तुम्हारी तरफ देखते हुए मुस्कुराती हुई प्रतीत होती है। तो आखिर ऐसा नहीं कि इत्तेफाक से बन गया होगा। तो इसका मतलब होता है कि जो कला और संस्कृति होती है, आर्ट एंड कल्चर होता है, वो किसी भी समय के शासन व्यवस्था यानी कि वहां की जो रूलिंग सिस्टम है, वहां का सोशल सिस्टम यानी कि सामाजिक व्यवस्था, वहां का इकोनॉमिक सिस्टम, कैसे लोग प्रॉस्परस हैं, इन्वॉल्व हैं, केवल अर्थव्यवस्था केवल कुछ लोगों के हाथ में नहीं है, सभी के हाथ में है, और लोग सुख और शांति से, जब सुख और शांति, सुरक्षा, ये सारी बातें आती हैं तो लोग कला और संस्कृति की तरफ उन्मत्त होते हैं। भारतीय संस्कृति के अभी तक मैंने जो तुम्हें साक्ष्य पढ़ाए हैं, तुमने देखा होगा कि आर्ट एंड कल्चर प्राचीन समय से ही हमारा एक बहुत बड़ा हिस्सा बना रहा है। नोटिस किया तुमने? जब दुनिया भर की बाकी व्यवस्थाएं, इस समय अगर तुम इस समय जो हम भारत के कालखंड में हैं, दुनिया की कई सभ्यताओं ने तो अभी जन्म लेना ही शुरू नहीं किया था, या अगर वो जन्म ले भी चुके थे वो कबीलों के रूप में, ट्राइबल के फॉर्म में थे। और आप देखिए कि अगर आपको अभी इससे पहले, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले मैं मेटलर्जी के बारे में पढ़ा रहा था कि हमारे यहां शासन में ऐसे लोहे के खंभे बना लिए थे जिन पे आज तक जंग नहीं लगी। अशोक ने पत्थरों पर जो स्क्रिबलिंग कराई थी, आपको मैंने पढ़ाया, वो बलुआ पत्थरों पर, वो तमाम चीजों पे, अलग अलग हिस्सों में, आज भी वो सुरक्षित हैं। आज भी उसके द्वारा बनाई गई जो चीजें हैं वो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है। तो हजारों वर्षों में वो चीजें खराब नहीं हुई, हजारों वर्षों में वो चीजें बनी हुई है। इसका सीधा सा मतलब है कि जब पूरी दुनिया की सभ्यताओं ने अंगड़ाई भी लेनी नहीं शुरू की, सिविलाइजेशन अपने बेसिक फॉर्म में भी नहीं आया, भारत में एक ऐसी शासन व्यवस्था, एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था यानी सोशल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम और इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप कर चुका था कि
लोग अब अपने व्यक्तिगत उन्नति के लिए, अपनी इमेजिनेशन के लिए जाने जाते हैं। और ऐसा हम देखते हैं हड़प्पा काल से हमें देखते हैं। हड़प्पा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे पास जो वेस्टर्न ने लेकर जो हमें साक्ष्य दिया, मोस्टली सब कुछ उन्होंने हमें दिया है। उन्होंने हमारी सभ्यता के बारे में, हमने कभी इतनी जहमत नहीं की कि हम आगे बढ़े और उसको खोजबीन कर सकें। हम तो आराम से बैठे रहे कि हमारे बॉसेस जो हैं वेस्टर्न के, वो हमें कुछ दे देंगे, हम उस पर अपनी राइटिंग करके उन्हें दे देंगे। ये हमारे यहां रहा। और कुछ शायद ऐसा भी रहा कि आजादी के बाद से कुछ ऐसा पॉलिटिकल सिनेरियो भी चेंज हुआ कि हमारे लोगों को हमारा अतीत ढूंढने में डर लगने लगा, कि अपने आकाओं को कहीं नाराज ना कर बैठे कि जो वेस्टर्न आका हैं, जिन्होंने एक पूरा प्रोपागेंडा क्रिएट किया, जो अभी मात्र 4002 मतलब जिसे कहते हैं कि 4400 साल पुराने हैं टोटल अपनी सभ्यताओं में लेकर, वो हमारी सभ्यता के सामने टिकेंगे कैसे? तो एक बहुत बड़ा प्रोपागेंडा भी हो सकता है भविष्य में इसका। तो हमें लगता है कि हड़प्पा काल से हमारा इतिहास शुरू हुआ है। तो उसमें भी आपने देखा कि जो आपने कमर पे हाथ रखते हुए नर्तकी की मूर्ति आपने पढ़ा होगा, तमाम किताबों, मुझसे ज्यादा आप जानते हैं, तमाम वो मृदभांड यानी कि जो पॉटरी हो गई, तमाम चूड़ियां, हल, ये सब चीजें हमें मिली हैं। ये बताती हैं कि किस तरह से हमने मेटलर्जी का प्रयोग करना शुरू किया। वो दाढ़ी वाले व्यक्ति का एक मूर्ति जो उस समय के पुजारी या राजा के रूप में हुआ करता था, शॉल ओढ़े हुए। तो ये सब चीजें जो हमें पता चली हैं, वो बेसिकली हमें बताती है कि आर्ट एंड कल्चर प्रॉस्परस होने लगा था। वो अजंता की गुफाओं में वो पेंटिंग मिलना या दुनिया की प्राचीनतम पेंटिंग, रंगों का हमें ज्ञान होने लगा था। हम जो प्रकृति से देख रहे थे, सीख रहे थे, हम उसको वास्तविक धरातल पर लाने का प्रयास कर चुके थे। राइट। तो अब इसका सीधा सा मतलब है कि किसी भी, जब भी आर्ट एंड कल्चर के बारे में बात आए, तो अब ये समझ लेना कि समाज शांत है, समाज उन्नत है, राजनीतिक व्यवस्थाएं उन्नत हैं, जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो प्रोग्रेसिव है, इकोनॉमिक सिस्टम प्रोग्रेसिव है, सोशल सिस्टम प्रोग्रेसिव है, और यहां पर विभिन्न विचारों को छूट प्राप्त है, उदारता प्राप्त है। वो इसका मतलब है कि आप किसी भी नियमों को लेकर बहुत ही ज्यादा ऑर्थोडॉक्स नहीं है। अगर आपकी मान्यताएं, आपकी संप्रति जो है वो अलग है, विचार अलग है, तो मैं उसको सम्मान देता हूं। अगर ऐसा नहीं होता दोस्तों, मुद्दे की बात आ रही, क्योंकि हमें यही चीजें आगे पढ़नी है, तो हम चैत्य और विहारों का निर्माण करते, अलग हम नहीं कर पाते। हम जो है वो बुद्ध की 5 प्रकार की मूर्ति कलाओं को भारत में विकसित नहीं कर सकते, चाहे वो भरहुत हो, मथुरा हो, चाहे वो इंडो बैक्टीरियन हो। हम अलग अलग मूर्ति कलाओं को जन्म नहीं दे पाते। ऐसा ही हमें जैनिज्म मूर्तियों में दिखाई पड़ता है, ऐसा ही हमें भवनों के निर्माण में दिखाई पड़ता है। दक्षिण भारत की जो शैलियां हैं, चाहे वो नागर शैली, वासर शैली, इन सब शैलियों में, दक्षिण भारतीय शैलियों में हमें हर जगह, मतलब केरल से लेकर तमिलनाडु तक जाने तक आपको वास्तु में जमीन आसमान का अंतर दिखना पड़ा शुरू हो जाएगा। दक्षिण से उत्तर आते आते आपको वास्तु में बहुत जबरदस्त एक उछाल देखने को मिलेगा, और आपने देखा होगा, निश्चित रूप से आपने देखा होगा। तो इतना विविधता तभी हो सकती है जब हम विविधताओं को स्वीकार करें। आप आज के परिप्रेक्ष्य में मत देखो उसको, आज प्रेजेंट कंटेक्स्ट में मत देखो, गो टू द पास्ट। आप वहां पास्ट में जाओ और देखो कि कितने विविध तरह के सोच वाले लोग थे, और हमने उन सभी को मान्यता दी, हमने उन सभी को मान्यता दी। मैं कल एक आर्किटेक्चर देख रहा था, साउथ इंडियन, मुझे थोड़ा सा उनका रहन सहन और बड़ा अच्छा लगता है कि भाई किस तरह से वो रहते। तो मैंने देखा एक भवन है, उसमें एंट्री हो रही है और उसमें श्री कृष्ण की मूर्ति लगी हुई है। लेकिन चूंकि मथुरा में जो श्री कृष्ण की मूर्तियां, उसमें शरीर में प्रॉपर उभार दिए गए हैं और उसमें प्लेन रखा गया। वस्त्र आपने देखा होगा शरीर से चिपके हुए होते हैं, पत्थरों बनाया जाता है। मैं इसको धार्मिक रूप से देखने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक इतिहास के स्टूडेंट के रूप में देखने की बात कर रहा हूं। तो आपने देखा होगा कि उसमें एक गोलाकार शरीर होता है, गाल भरे भरे होते हैं। कृष्ण को श्याम वर्ण में बहुत सुंदर दिखाया गया है। कृष्ण रूपक हैं, कृष्ण जो है सुंदरता के प्रतीक हैं। कृष्ण राधा के मन में बसते हैं। कृष्ण हमारे सौंदर्य की बात करते हैं, ठीक है। वो सौंदर्य जो भारत भूमि के साथ हो, वो कृष्ण को कहा जाता था कि वो कृष्ण काले रंग में है, वो श्याम वर्ण है। श्याम कहा जाता है जिसका रंग डार्क हो। तो ट्रॉपिकल कंट्री में रहने वाले वो श्याम वर्णी है, ठीक है। वो श्याम वर्णी है, वो भारत के मूल निवासियों के रूप में है और बड़े सुंदर तरीके से उनको, अगर आप मथुरा या उत्तर भारत की मूर्तियां देखोगे, मैंने जैसे ही उस मकान का आर्किटेक्चर मुझे दिखाया, मेरा ध्यान उस मूर्ति की तरफ गया और मैंने देखा कि वहां पर क्या हो रहा है कि वो कृष्ण है, बांसुरी बजा रहे हैं, बांसुरी वादक के रूप में, और पैरों को क्रॉस रखते हुए वो बांसुरी को एक साइड में रखते हुए बजा रहे हैं। लेकिन मैंने देखा कि वहां पर जो कृष्ण का रूपक है वो बहुत ही अलंकृत है, वो आभूषणों से सजे हुए हैं। उस मतलब लकड़ी की मूर्ति थी और इतना बारीक काम किया गया उनके अलंकारों पे, उनके वस्त्रों पर, और वहां पर तीखी जो है वो जिसे नक्काशी होती वो किया गया है। जहां पर मथुरा और उत्तर भारत में कृष्ण की मूर्तियों में गोलाकार गाल जो होते हैं वो थोड़े गोल भरे भरे होते हैं, चेहरा गोलाकार होता है उनका, मांसल उनकी भुजाएं होती है, ध्यान से देखें, और वस्त्र जो होते हैं वो शरीर के साथ चिपके हुए उभार के साथ होते हैं।
लेकिन जब मैं दक्षिण भारत की मूर्तियां देख रहा था तो मुझे दिखाई पड़ा इतने गहने, इतने अलंकृत रूप में बने हुए हैं, वस्त्रों में इतनी महीन कारीगरी की गई कि धोती पर जो पड़ने वाला मोड़ है, उनके अंग वस्त्र जो हैं वो इतनी बारीकी से बनाए गए हैं, इतने तीक्ष्ण जो है मोड़ के साथ दिखाए गए हैं, वो कृष्ण का ही रूपक वहां बदल जाता है। तो ये भारत की विविधता है, जहां पर कृष्ण को उत्तर भारत में भी स्वीकार है, वो दक्षिण भारत में भी स्वीकार है, लेकिन मनुष्य ने अपनी जो कलाकृतियां हैं, जो अपनी कल्पनाएं हैं, उसके हिसाब से उसको अलग तरीके से वर्णित किया है। यही भारत की विविधता है। मैं यहां आर्ट एंड कल्चर में तुम्हें तबला, संगीत, कला आदि रटाना नहीं चाहता हूं। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि यह कला और संस्कृति भारत के किस हिस्से को प्रदर्शित कर रही है। इस कला और संस्कृति को सिर्फ आप फैक्ट में, सर कितने डांसेस याद करने, सर भरतनाट्यम में क्या, कुचिपुड़ी में क्या, पूरा माहौल ऐसे बैठा हुआ है। कभी किसी ने पूछा ही नहीं मुझसे, स्टूडेंट ने, खैर मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ाता रहा हूं, लेकिन मैंने टीचर से भी नहीं पूछता कि हमें आर्ट एंड कल्चर क्यों पढ़ा रहे हो तुम, क्यों हमें ये डांस रटा रहे हो, क्यों हमें जो संगीत रटा रहे हो, क्यों हमें शास्त्रीय संगीत और भारतीय संस्कृत के बीच का संगीत का अंतर सिखा रहे हो मुझे, क्यों मुझे वास्तु याद करनी, क्यों मुझे नागर वासर शैली मुझे बार बार यूपीएससी पूछता है, 4 बार पूछ चुका है, क्यों मुझे याद कराते हो। तो उसके पीछे जब जानोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि कला और संस्कृति किसी समाज की उन्नति का प्रतीक होता है। फिर से मैं कह रहा हूं, इट इज द सिंबल ऑफ इनहेंसमेंट, डेवलपमेंट, इवोल्यूशन ऑफ एंड सोसाइटी रिप्लिकेट द पॉलिटिकल सिस्टम, कि राजनीतिक व्यवस्था किस रूप में है। आज आप कल्पना कर सकते हो कि सीरिया, अफगानिस्तान जैसे देशों में, वॉर टॉर्न कंट्रीज में आज तुम जाओगे और वहां बहुत बेहतरीन मूर्तिकला, भव्य वास्तुकला, इसकी स्थापना कर सकते हो क्या? आज तुम्हें लगता है, अभी आपने देखा कि जैसे जिन्ना की मूर्ति को उड़ा दिया, कई बार आपने देखा होगा गांधी की मूर्तियां तोड़ दी जाती हैं साउथ अफ्रीका में, अमेरिका में, आपने हमेशा देखा होगा। तो सवाल यह है कि कोई भी राष्ट्र, विरोध का कौन सा तरीका है कि आपने मूर्तियां तोड़ दी। हमारे यहां कई बार तुमने देखा होगा अंबेडकर की जो है मूर्ति तोड़ दी जाती है, किसी की मूर्ति तोड़ दी जाती है, हमेशा यह होता है। तो किसी भी राष्ट्र में जब इंटॉलरेंस बढ़ता है, असहिष्णुता बढ़ती है और आपकी पहचानें मेरी पहचान के साथ टकराने लगती हैं, आइडेंटिटीज क्लैश होती हैं, तो उस राष्ट्र में कला और संस्कृति का दमन होता है। बात याद रखिएगा, बहुत गूढ़ बात बता रहा हूं। और जब तुम आज के भारत के बारे में चिंतन या आज के विश्व के बारे में चिंतन शुरू करोगे, तुम्हें बहुत कुछ पता चलेगा, तुम्हें बहुत कुछ पता चलेगा, ये बात ध्यान रखना। तो इन पहचानों के साथ हमें अपनी बात को रखना होता है। साफ कैफ इदरीश सर, एक बार पूछा किसी से तो बोले सिलेबस है तो पढ़ना पड़ेगा। कोई मना ही नहीं है, सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन यूपीएससी क्लर्क का एग्जाम नहीं है ना, यूपीएससी राष्ट्र में आपको ब्यूरोक्रेट बनाने का एग्जाम है। तो वहां जब पढ़ना पड़ेगा तो उद्देश्य के बिना कैसे पढ़ाई होती है। यही हमारे भारत के पतन का सबसे बड़ा कारण है। हमारी शिक्षा आज उद्देश्य विहीन है, हमारी आज की एजुकेशन में कोई पर्पस नहीं है। क्लियर? अब समझ में आया कि हम क्यों आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं, ठीक है। और आप समझ में आया कि आर्ट एंड कल्चर को यूपीएससी इतना महत्व, प्री में आप जानते हैं कि भैया हिस्ट्री एक तरफ, आर्ट एंड कल्चर एक तरफ, ठीक है। और आपने देखा होगा आर्ट एंड कल्चर का मतलब क्या होता है, आपको एंशिएंट पढ़ना है, मेडाइवल पढ़ना है, मॉडर्न, सारे टाइम पढ़ने हैं आपको। क्यों पूछता है? अब आप समझ गए होंगे कि यूपीएससी क्यों इससे ज्यादा पूछ रहा है। क्यों? क्योंकि वो ये कहता है कि तुम भारतीय समाज, राजनीति को तुम्हारा देखने का नजरिया क्या है। क्या तुम आर्ट एंड कल्चर की मदद से आज भी, ऐसा नहीं कि आज जो आर्ट, बामियान मूर्तियां तोड़ दी तालिबान ने अपने पिछले शासन में, इतनी पुरानी, इतनी प्रसिद्ध मूर्तियां, बम, उसमें मैंने पढ़ा, डॉक्यूमेंट्री देख रहा था कि उसमें इतनी बार बम मारा, वो टूटी नहीं, इतनी बड़ी एकल प्रस्तर पे पत्थर को काट के बना दी थी। बनाने वाले को कितने वर्ष लगे होंगे, जो तोड़ने वाले को इतने टाइम लग रहा था। तो लेकिन आपने वो एक कालखंड खत्म कर दिया। आज आप देखिए जहां जहां जिन राष्ट्रों में इंटॉलरेंस है, भारत में भी कई क्षेत्रों में इंटॉलरेंस है। हमारे यहाँ अंबेडकर की मूर्ति तोड़ने का मकसद क्या है? एक जाति वाले दूसरे जाति वाले को नफरत की नजर से देख रहे हैं, वो उसकी आइडेंटिटी को स्वीकार नहीं कर पा रहे, वो अपनी जाति का डोमिनेंस क्रिएट कर रहे हैं। गांधी की मूर्ति क्यों तोड़ी जा रही है? जो अहिंसा में बिलीव नहीं कर रहा है, उसको लग रहा है कि अहिंसा जो परमो धर्म है, जो श्वेत व्यक्ति है, व्हाइट पीपल है, उसको लग रहा है एक व्यक्ति आया था अश्वेत, जो है वो अश्वेतों की लड़ाई लड़के चला गया दक्षिण अफ्रीका में, अश्वेतों को उसने आवाज दे दी, ताकत दे दी, और आगे चलकर गांधी से शिक्षा लेते हुए, चाहे नेल्सन मंडेला हो, चाहे मार्टिन लूथर किंग हो, पूरी दुनिया में उन्होंने अपनी आवाज उठा दी, तोड़ दो इसको, क्योंकि मैं इसको टॉलरेट नहीं कर पा रहा हूं कि ये दुबला पतला सा आदमी हमारे गोरों की सत्ता, हमारे श्वेत लोगों की सत्ता को इसने चुनौती कैसे दे दी। ये ब्राउन मुंडे जो हैं, वो आजकल गाना चल रहा है ना, ब्राउन मुंडे, तो ये ब्राउन मुंडे ऐसे क्यों हमारे साथ ऐसे किए हुए? जब आप अपनी सांस्कृतिक पहचान के साथ अमेरिका में टर्बन लगा के जाते हो, हत्या कर दी जाती है, ओसामा बिन लादेन बोल के उनको चाकू मार दिया जाता है, तो इसका मतलब आप दूसरे की आइडेंटिटीज को समझ नहीं पा रहे हो, उसको डरा रहे हो, धमका रहे हो। भारत में होता है, जब मराठी व्यक्ति किसी हिंदी भाषी को पीटता है, तो बेसिकली वो समझ नहीं पा रहा कि आइडेंटिटीज क्या है हमारी। क्लियर है?